बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये आर्टिकल जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें सीखनी है जो कि पेपर में हमारे लिए यूजफुल होंगी। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आर्टिकल का नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखा है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, माइक्रोस्कोप को देखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप का जो नाम है वो ही उसका काम बता रही है। तो माइक्रो का मतलब होता है कोई बहुत छोटी चीज। तो फिर माइक्रोस्कोप क्या हुई? माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाने के काम आता है। तो व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? It is an instrument used to magnify objects। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स की बजाय बेटर है कि हम लिख दें मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसे हम बोलते हैं ये एक माइक्रोस्कोप है। और माइक्रोस्कोप को आप लोगों ने लैब में भी यूज किया होगा, डिफरेंट जगहों पर यूज किया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? अब सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसी क्या बात है जो उसको सिंपल बनाती है? और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो खास बात जो उसको सिंपल बना रही है वो उसकी कंस्ट्रक्शन है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें जस्ट एक लेंस यूज हो और वो भी कन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन सीखी और वो क्या है? अ माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ ओनली वन कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो व्हाई इट इज सिंपल? बिकॉज इट यूजेस जस्ट वन कन्वेक्स लेंस इन इट्स कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, अब अगली बात जरा देखते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा जिसमें सिर्फ एक लेंस लगा हो और वो चीजों को बड़ा करके दिखाए? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो और आपने देखा हो कि उस डॉक्टर ने इस तरह का एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया होगा आपकी तशखीस के दौरान। बिल्कुल इसी तरह से जिन लोगों को किताब की छोटी छोटी वर्डिंग पढ़ने में मसला हो वो भी ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ताकि वो वर्डिंग आपको बड़ी होकर दिखाई दे। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि ये जो जासूस या स्पाई होते हैं पुरानी फिल्मों में, वो भी इस तरह का ग्लास जो है वो यूज करते दिखाई देते हैं। तो ये ऐसा ग्लास है जो हमारे पास चीजों को ना सिर्फ बड़ा कर रहा है, यानी कि माइक्रोस्कोप तो है लेकिन सिर्फ एक लेंस से बना हुआ है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एक और नाम क्या बनता है, और वो नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने अक्सर जो है वो डिफरेंट जगहों पर देखा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह से काम करता है ये अब हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास में आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है कि वो आपको बड़ा होकर दिखाए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है। तो मैं आपको पहले बता दूं फिर उसकी रीजन भी बताऊंगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इनसाइड द
फोकस के अंदर। अब यहां जो है ये फोकस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं फिर आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस एफ है, और ये जो लेंस का सेंटर है ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ओ कहलाता है। और अगर एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूं जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में से पास करे तो इसे मैं कहूंगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है फोकस के अंदर, यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस है, तो उससे अंदर वाली साइड पर यानी लेंस के करीब मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं। अब मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इनसाइड द फोकस। लेकिन क्यों रखा है इसको इनसाइड द फोकस, ऐसा क्या होगा, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब रे डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है ये मैंने आपको दूसरे लेक्चर में सिखाया है, लेकिन अब यहां पर मैं आपको आसान अल्फाज में बस ये बता दूं कि अगर एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके पैरेलल जाए तो लेंस में से गुजरने के बाद वो रे फोकस में से गुजरेगी। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर एक रे लेंस के सेंटर में से पास करे तो वो सीधा अनडेविएटेड, बगैर बेंड हुए सीधा निकल जाएगी। अब जरा इन दोनों रेज को जो लेंस से निकल रही है इनको देखें, ये दोनों रेज तो डाइवर्ज नहीं हो रही, फैल नहीं रही, जैसे जैसे आगे जा रही है इनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, यानी ये कभी भी नहीं मिलेंगी। इस सूरत में जब रेज डाइवर्ज हो रही हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि इन रेज को अगर आप वापस को आगे बढ़ाएं तो एक पॉइंट से आपको ये रेज आती हुई लगेंगी। ये जो पॉइंट है ना, यहां बनेगा इमेज। तो ये बन गया हमारे पास इमेज। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि आपका इमेज जो है वो आपके असल ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इस लेंस में अगर आप यहां से इस तरफ से इस इमेज को देखेंगे तो ये इमेज आपको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होकर नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखना है। लेकिन क्यों रखना है, क्योंकि जब फोकस के अंदर रखते हैं ना तो जो उसका इमेज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। और क्योंकि ये माइक्रोस्कोप है, इसका काम ही यही है कि चीजों को बड़ा करके दिखाना। इस वजह से मैंने बोला कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होगी, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्यों, ताकि इमेज जो है वो बड़ा बने। अब कुछ बातें इमेज की भी देख लेते हैं। देखते हैं इमेज कैसा बनेगा। जब मैं नेचर की बात करता हूं तो मुझे इमेज में 3 बातें बतानी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जरा दोबारा से देखें, वो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। सबसे पहली बात तो आपका इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी कि पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि इमेज इज इनलार्ज्ड। इमेज इज इनलार्ज्ड। इनलार्ज की जगह और क्या वर्ड बताया था मैंने, मैग्नीफाइड, बड़ा है। दूसरी बात जरा देखें, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा है और आपका इमेज भी ऊपर वाली साइड पर बिल्कुल सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा। इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो इरेक्ट भी है। तो दूसरी क्या चीज हुई कि इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट को मैं फिर बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज ऐसा बने तो फिर हम कहते हैं ये इमेज उल्टा बना है, इन्वर्टेड है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज भी उसी डायरेक्शन में हो तो फिर हम कहते हैं ये इमेज इरेक्ट है। तो हमारे पास जो आज की एग्जांपल है उसमें आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो इरेक्ट ही है। तीसरी बात जरा तवज्जो से सुनने वाली है। आपने देखा कि जो रेज थी जो हमारी आंख तक पहुंच रही हैं वो रेज डाइवर्ज हो रही हैं और वो हमारी आंख तक पहुंचते पहुंचते उनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और मैंने इस सूरत में रेज को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया था तो रेज एक पॉइंट पर इकट्ठी हुई थी
और वहां पर इमेज बना था। तो आपने देखा इमेज बनाने के लिए मुझे रेज को एक पॉइंट तक बढ़ाना पड़ा, इसे बोलते हैं ये इमेज रियल नहीं है, रेज असल में नहीं मिल रही यहां पर, बल्कि रेज इस पॉइंट से आते हुए महसूस होंगी आंख को, एक्चुअली वहां कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि रियलिटी में यहां कोई इमेज नहीं बन रहा, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो यहां पर इमेज जो है वो इमेजिन कर रहा है। तो याद रखिएगा ये तीसरी प्रॉपर्टी, हमारा जो इमेज है वो इस केस में वर्चुअल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन बातें, इमेज इनलार्ज्ड है, इमेज इरेक्ट है और इमेज वर्चुअल है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर मुझे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो मुझे पोजीशन ऑफ इमेज भी पता होना चाहिए। इमेज कहां बनेगा, एक्चुअली में यहां यह नहीं कहना चाहिए इमेज कहां बनेगा, यहां कहना चाहिए इमेज कहां बनना चाहिए। अब इमेज कहां बनना चाहिए, आपको याद है मैंने आपको बताया था इंसानी आंख से 25 सेंटीमीटर पर कोई भी चीज रखी जाए तो वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आती है। अगर आप 25 से कम रखेंगे तो आप चीज को नहीं पढ़ सकते, फोकस नहीं करेगी आपकी आंख। तो वो जो डिस्टेंस है उसे मैंने बोला था नियर पॉइंट। तो अगर आप किसी चीज को मैक्सिमम बड़ा और क्लियर और शार्प देखना चाहते हैं तो उसको कहां रखेंगे, नियर पॉइंट के ऊपर, 25 सेंटीमीटर के ऊपर, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो कम से कम फासला जिस पर चीज क्लियर नजर आती है, डिस्टिंक्ट नजर आती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इससे बनने वाले इमेज को क्लियर देखना चाहता हूं, मैं इमेज को कहां चाहूंगा कि वो कहां बने, तो मैं कहूंगा इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट को हमने डिफाइन किया हुआ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए 25 सेंटीमीटर। डी का मतलब क्या है, नियर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें देख ली कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप में, इमेज कहां बनेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में, या कहां बनना चाहिए और कैसा बनेगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको यहां पर अंडरलाइन भी कर रहा हूं। अब हम सारी बातें ये तो हो गई, अब हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल डेरिवेशन करें मैग्नीफाइंग पावर की, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इनलार्ज कर रहा है ऑब्जेक्ट को। हमें पता होना चाहिए ये कितना इनलार्ज कर सकता है, कितना बड़ा करके दिखा सकता है, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना। तो उसके लिए मुझे इसकी मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो यहां अब हमारे पास स्टार्ट होती है मैथमेटिकल डेरिवेशन। लेकिन स्टूडेंट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन किसकी करनी है, मैग्नीफाइंग पावर की। और आप कहेंगे कि सर मैग्नीफाइंग पावर तो आपने पहले लेक्चर में हमें बताया था, और वो क्या था कि मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो ऑफ बीटा ओवर अल्फा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जनरल फार्मूला था, आज हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सो आई वांट टू चेंज दिस फार्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जनरल फार्मूला से स्पेशल सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला कैसे बनाना है, आइए अब जरा देखते हैं। उसके लिए पहले आपको अल्फा और बीटा का पता होना चाहिए। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से बिल्कुल क्लियर और मैक्सिमम साइज में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसका एक शार्प इमेज बने मेरी आंख पर। ऐसा हम लोगों ने देखा था कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि आंख के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और ये वो डिस्टेंस होता है जिस पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो वो बिल्कुल शार्प नजर आए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रख दूंगा, और जब मैं आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो ये मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको आंख के और करीब लेकर आऊंगा तो ये बड़ा तो नजर आएगा लेकिन आंख इसको फोकस नहीं कर सकेगी।
तो इसलिए हमें मजबूरी है कि हम इसको कहां रखें, 25 सेंटीमीटर पर नियर पॉइंट पर, ताकि हम अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल शार्प नजर आए। इस बात को पहले मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देता हूं और ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि ये आपकी आंख है और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्लियर देखना चाहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको क्लियर देखना चाहते हैं, इसको मैं ओ कह देता हूं ऑब्जेक्ट को, तो आप इसको आंख से कितना दूर रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, यानी कि डी डिस्टेंस पर रखेंगे। इस वक्त जब आप इसको आंख से देखेंगे, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, तो इसका बिल्कुल क्लियर इमेज आपकी आंख पे बनेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको देखते हुए ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी आंख पर कुछ एंगल बनाएगा। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहेंगे अल्फा। तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि अल्फा कौन सा एंगल होता है। अल्फा वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट आंख पर तब बनाती है जब बीच में कोई लेंस वगैरह ना हो। तो ये बात हमें आइडिया हो गया कि अल्फा क्या है। अब बात आती है बीटा की। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले ही ये बात बता चुका हूं कि अगर आप कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा और उसी साइड पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब जरा इमेजिन करें कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी आंख के बहुत करीब ले आता हूं। जब मैं आपकी आंख के ये करीब ले आऊंगा तो क्या ये आपको क्लियर नजर आएगा? तो हमें मालूम है ये हमें क्लियर तो नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से भी करीब आ गया। तो फिर मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा? स्टूडेंट्स, मैं आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक कन्वेक्स लेंस लगा दूंगा, और हमने मालूम था कि जब कन्वेक्स लेंस यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा जो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और ये यहां करके बनेगा। अब याद रखिएगा, आपकी आंख के सामने दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक उसका इमेज। क्या आपकी आंख इन दोनों को देख रही है? नहीं स्टूडेंट्स, आपकी आंख जो है वो इस वक्त इमेज को देख सकेगी, ऑब्जेक्ट को नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आप इसको यहां से देखें तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको इमेज नजर आएगा। अब क्योंकि आपको सिर्फ इमेज नजर आ रहा है, तो आप चाहेंगे आपको इमेज क्लियर नजर आए, शार्प नजर आए, मैक्सिमम साइज का नजर आए। तो फिर हम कहां पर मैक्सिमम साइज पर देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पर। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करूंगा कि जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाए, ताकि जब आंख इसको देखे तो ये बिल्कुल शार्प नजर आए। तो स्टूडेंट्स, ये सारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो हम इसको यहां पर कुछ ऐसे बनाएंगे कि ये वही आंख है आपकी, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसको मैं आंख के करीब ले जाता हूं। तो ये यहां पर मैं शो करता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आंख के करीब आ गया। और दूसरी बात वो ये है कि ये तो मुझे क्लियर नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो 25 सेंटीमीटर पर हो फिर ही क्लियर नजर आता है आंख को। अब मैं करीब ले आया तो फिर मुझे एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लेंस जो है वो यहां पर यूज करना पड़ेगा, और ये कन्वेक्स लेंस मैंने आप लोगों के सामने यहां पर ये बना दिया। अब क्या होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा, और जैसे कि मैं बता रहा हूं कि वो इमेज कहां बनना चाहिए कि आंख को बिल्कुल क्लियर नजर आए, तो इमेज 25 सेंटीमीटर के ऊपर बनना चाहिए। तो इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा मैं उसको 25 सेंटीमीटर के ऊपर बनाऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास इमेज का आंख से फासला है, और इसे हम क्यू कहते हैं। और आप देख रहे हैं क्यू भी कितना है, क्यू भी 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है जी, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मुझे इमेज नजर आए तो इमेज भी क्लियर हो। तो ये आप लोगों ने एक बात नोट की है कि आप आंख से जिस चीज को देख रहे हैं उसको 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। अगर आप आंख से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। अगर दरमियान में लेंस है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को नहीं, आप इमेज को देख रहे हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, आप ऑब्जेक्ट को
इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि आप कहेंगे मैंने ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख दूं, बस इमेज 25 सेंटीमीटर के ऊपर बनना चाहिए। अब मैं दरमियान में ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन आंख क्या देख रही है? आंख इमेज को ही देख रही है, उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा, उसका इमेज यहां नजर आ रहा है। याद रखिएगा, ये इमेज को देखते हुए यहां जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहते हैं बीटा। तो आपको पता चल गया कि बीटा क्या है। बीटा वो एंगल है जो इमेज आंख पर बनाता है जब लेंस के थ्रू देखें, और अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट आंख पर बनाता है जब लेंस के बगैर देखें। बस ये इतनी सी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती तो अगली सारी बातें बहुत आसान है। नाउ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैं इस ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करता हूं। इस ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं tan अल्फा किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर O है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, और बेस जो है ये यहां से यहां तक ये सारी बेस है, यानी कि D है। तो tan अल्फा किसके बराबर आया? O ओवर D के। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल अल्फा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर ही आती तकरीबन। अगर एंगल बहुत कम हो तो जितना अल्फा की वैल्यू उतना tan अल्फा की वैल्यू। तो ये जो tan अल्फा O ओवर D के बराबर आया है, मैं tan अल्फा की जगह अल्फा भी लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू O ओवर D। एक तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब जरा बात करते हैं निचली ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं बीटा एंगल बन रहा है, तो मैं tan बीटा लेता हूं, और tan बीटा भी किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। लेकिन निचली ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें, निचली ट्राइंगल में, इस बड़ी वाली ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो ये है और ये इमेज है, तो इमेज परपेंडिकुलर हो गया, या इमेज का साइज परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे बेस है, इसकी बेस ये है, और याद है ये डिस्टेंस भी d ही है, तो ये आ जाएगा d। और याद रखिएगा यहां पर मैं कहूंगा फॉर वेरी स्मॉल एंगल जितना tan बीटा होता है उतना ही बीटा होगा। जिस तरह से यहां ऊपर मैंने क्या बोला, जितना tan अल्फा उतना अल्फा, जितना tan बीटा उतना बीटा। जब ये tan बीटा की जगह मैं बीटा पुट करूंगा तो ये आ जाएगा बीटा, और किसके बराबर आ गया? ये I ओवर D के। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जी, मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब जरा देखें, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 थी, मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो जरा देखिए, यहीं पर कर देता हूं, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 ये थी, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, और बीटा कितना आया? I ओवर D, और अल्फा कितना आया जी? O ओवर D। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं D से कैंसल, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया? ये I ओवर O के। अब जरा स्टूडेंट्स, I क्या है? I तो ये इमेज का साइज है, तो मैं लिख सकता हूं साइज ऑफ इमेज। O क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन थी बीटा ओवर अल्फा, क्योंकि इसमें एंगल्स आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर किसके आ गई है? लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स। तो यहां तक जो मैंने चीज निकाली वो ये है कि m इज इक्वल टू I ओवर O। I ओवर O का मतलब I साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा इमेजिन करें,
ये देखिए मेरे पास ये एक रे डायग्राम हम लोगों ने बनाई है। इसमें जरा देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इनकी रेशो। यहां ऑब्जेक्ट का साइज है 2 और इमेज का साइज है 6। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की रेशो क्या हुई? 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। यानी कि हम कह सकते हैं इमेज 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज लेने की बजाय ऑब्जेक्ट का फासला लूं लेंस से और इमेज का फासला लूं लेंस से, तो ये वाले फासले आ जाएंगे। अब मजे की बात है कि ये डिस्टेंस था 4 और इमेज का जो डिस्टेंस है वो है 12। जरा रेशो लें तो रेशो तो हमारे पास 12/4, फिर से 3 ना आ गई। इसका मतलब चाहे आप ऑब्जेक्ट और इमेज के साइजेस की रेशो ले लें, चाहे आप ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस की रेशो ले लें, आपका आंसर सेम आएगा। तो क्योंकि यहां पर साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो है, तो फिर मैं यहां पर कह सकता हूं, अगर मैं साइज की बजाय डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो ले लूं, तो भी आंसर तो वही आएगा। और डिस्टेंस ऑफ इमेज तो क्यू होता है, लेंस से इमेज का फासला, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आज याद है ना, इमेज कहां बनना चाहिए? क्लियर दिखने के लिए इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर यानी कि नियर पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए। तो फिर ये जो क्यू है इसकी जगह मैं डी लिख दूंगा और नीचे पी आ जाएगा। यहां मैं रीजन लिखूंगा कि क्यू किसके बराबर है? डी के। इमेज कहां बन रहा है? 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ गई? डी ओवर पी के। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको ध्यान से देख लीजिए। ये फाइनल इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ गई? डी ओवर पी के। जरा स्टार्ट से देखते हैं। पहले भी एक फार्मूला मैंने लिखा, वो भी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला था, पर वो जनरल फार्मूला था। फिर मैंने सब्स्टिट्यूशंस की और सब्स्टिट्यूशन करके मैंने m को किसके बराबर निकाला? I ओवर O के, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। फिर मैंने क्या साबित किया कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशो होती है वो तो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की भी रेशो होती है। तो फिर मैंने Q ओवर P लिख दिया, I ओवर O को। और फिर Q तो D है क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनाना है, तो ये D ओवर P बन गया। तो ये फाइनल हमारे पास M इज टू D ओवर P है, लेकिन ये भी अभी हमारे पास कंफर्म फाइनल फार्मूला नहीं है। अब यहां से अगली बात स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा लेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। ये लेंस फॉर्मूला बहुत डिटेल में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। हमारा इमेज जो है वर्चुअल है, याद है ना आप लोगों को? स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज के लिए Q की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो मैं यहां ये जो Q है ना, जब इसको नेगेटिव लूंगा तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहां जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास लेंस फॉर्मूला का जो साइन है वो इस केस में हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये आ गया जी 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर क्यू। मैं क्या करूंगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मल्टीप्लाई डी ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई डी ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई करता हूं। जरा देखें, यहां डी से मल्टीप्लाई होगा डी ओवर एफ, यहां डी से मल्टीप्लाई होगा डी ओवर पी, माइनस यहां डी से मल्टीप्लाई होगा डी ओवर क्यू। जी स्टूडेंट्स,
अब अगली बात जरा तवज्जो से देखिएगा, मैं शुरू में काफी दफा कह चुका हूं कि Q किसके बराबर है? Q तो D के बराबर है, क्योंकि इमेज कहां बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर नियर पॉइंट पर। तो अगर मैं Q की जगह D पुट कर दूं, इसी यहां पर मैं आप लोगों के सामने इसी में ही D पुट कर दे, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, तो जब ये D आ जाएगा तो ये तो D से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा? D/F इज इक्वल टू D/P -1। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं ये जो -1 है ना, इसको उधर लेकर +1 कर देता हूं, तो यहां पर हमारे पास -1 उधर चला जाएगा, यहां क्या रह गया? D/P। उधर 1 यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1, और साथ उधर ऑलरेडी क्या है? D/F। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ आपको याद है D/P क्या था? ये देखिए जी, D/P तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, मैग्नीफाइंग पावर का। तो मैं इस D/P की जगह मैग्नीफाइंग पावर M लिखूंगा, और उस तरफ क्या रह जाएगा? 1 + D/F, और ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये है मैग्नीफाइंग पावर का एक और फॉर्मूला, लेकिन ये स्पेशल किसके लिए है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, जरा तवज्जो से देखिएगा। एग्जाम्पल है कि सपोज करें मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करें। लो जी, अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू 1 + D/F। 1 + D कितना है? D तो आपको मालूम है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए 25 सेंटीमीटर। F क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मुझे मालूम है, और वो कितनी है? 5। आपको मालूम है 5 से 25, और ये 1 + 5 6। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास एक लेंस हो और उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, तो वो इमेज को कितने गुना बड़ा करके दिखा सकता है? 6 गुना। उसकी मैग्निफिकेशन इट वुड बी 6 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात नोट की कि हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो टोटल डिपेंड किस पर कर रहा है? फोकल लेंथ पर। यहां से मैं कंक्लूजन आप लोगों के सामने बनाने लगा हूं, और ये लास्ट हेडिंग है आज की। कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स? कि मैग्नीफाइंग पावर इज inversely related to focal length। याद रखिएगा, फोकल लेंथ नीचे आ रही है यहां पर डिनोमिनेटर में, तो मैग्नीफाइंग पावर का फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन हुआ। और याद रखिएगा, इसको मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन हुआ। और अगर आपको ऐसी माइक्रोस्कोप बनानी है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ऐसा लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ कम हो। और फोकल लेंथ कम कब होगी? जरा स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेरे पास एक पतला सा लेंस है, आपको मालूम है ये लाइट को इतना बेंड नहीं करेगा, तो जब लाइट इसमें से पास करेगी वो दूर जाकर इकट्ठी होगी। जिस पॉइंट पर वो इकट्ठी होगी ये फोकस होगा,
और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का ये फासला फोकल लेंथ है। तो यहां फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो फिर मैग्नीफाइंग पावर कम होगी, ये लेंस इतना ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट, मेरे पास एक बहुत थिक सा लेंस हो, काफी मोटा लेंस होगा तो ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। जब ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा तो लाइट ज्यादा बेंड होकर जल्दी मिल जाएगी। फोकस करीब बनेगा तो फोकल लेंथ छोटी हुई, और फोकल लेंथ कम हुई तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। यानी कि हम आसान अल्फाज में यह कह सकते हैं कि जो थिक लेंस होता है, मोटा लेंस होता है, वो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा रखता है, जबकि जो पतला लेंस है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम है। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 3 लेंस हैं और इनमें ये सबसे ज्यादा थिक है। अगर आप किसी इमेज में पहले लेंस को यूज करें तो वो इतना मैग्नीफाई कर रहा है, दूसरा क्योंकि थोड़ा सा मोटा लेंस है उससे देखेंगे तो इमेज और मैग्नीफाई होगा, और जो तीसरा सबसे मोटा लेंस है उसमें से जब आप इमेज को देखें तो सबसे ज्यादा मैग्नीफाई करके, इनलार्ज करके इमेज को दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।